हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इग्नोई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे IBO4 की यूनिट 6 दैट इज टर्म्स ऑफ पेमेंट, और ऑलरेडी हम पार्ट 1 इसका डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो आज हम इसी पर्टिकुलर यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये चैप्टर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस पर्टिकुलर यूनिट को बहुत ही अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के प्रैक्टिकल मैकेनिज्म के बारे में। आई होप अब आपको लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। और हमने कल एक साइकिल भी समझी थी कि किस तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा काम करता है, राइट। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप इजीली उसको रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि हमारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो किस तरीके से वर्क करता है। ऑलरेडी हमने साइकिल को समझ लिया है, बस जिस तरीके से मैंने आपको साइकिल समझाई थी वही यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया हुआ है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि द बायर एंड द सेलर अग्रीज टर्म्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग पेमेंट बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी प्रोसेस शुरू होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर या फिर बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, द बायर इशूज एन इंस्ट्रक्शन टू द इशूइंग बैंक टू इशू द क्रेडिट। अब देखिए, जो मैंने आपको साइकिल बताई थी, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो साइकिल को याद रखते हुए आप इसको समझिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने साइकिल में क्या डिस्कस किया था, तो सबसे पहले एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या स्टेप पढ़ा था कि जो हमारा इंपोर्टर है या फिर जो हमारा बायर है वो क्या करता है, इशूइंग बैंक में या फिर ओपनिंग बैंक में लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, द इशूइंग बैंक इंस्ट्रक्ट्स द एडवाइसिंग बैंक और कंफर्मिंग बैंक इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा इशूइंग बैंक है ये क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है और इसे फॉरवर्ड कर देता है किसे, एडवाइसिंग बैंक या जिसे हम कंफर्मिंग बैंक कहते हैं। अब ये एडवाइसिंग बैंक या कंफर्मिंग बैंक को क्यों भेजा जाता है, ताकि लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जा सके, कंफर्म किया जा सके कि जो इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, द एडवाइसिंग बैंक इन्फॉर्म्स द बेनिफिशियरी। अब जब एडवाइसिंग बैंक या फिर कंफर्मिंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट की ऑथेंटिसिटी को चेक कर लिया, उसे कंफर्म कर लिया, इसके बाद क्या किया जाता है, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को किसे भेज दिया जाता है, किसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, बेनिफिशियरी। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन हुआ, हमारा एक्सपोर्टर या फिर हमारा सेलर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है द बेनिफिशियरी इफ ही एक्सेप्ट्स द एडवाइस एंड इज हैप्पी विद इट अरेंजेस फॉर शिपमेंट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो भी डिटेल्स मेंशन की गई हैं, अगर बेनिफिशियरी उससे सेटिस्फाइड होता है तो वो क्या करता है, शिपमेंट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। मतलब कि जिन भी गुड्स को शिप करना है उसके लिए अरेंजमेंट्स करना शुरू कर देता है। कब, जब वो लेटर ऑफ क्रेडिट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो भी चीजें उसमें मेंशन की गई हैं उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है तब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सेलर ऑब्टेन्स द बिल ऑफ लैंडिंग एंड द अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ही डिलीवर्स देम टू द इशूइंग, पेइंग, एक्सेप्टिंग और नेगोशिएटिंग बैंक whichever is the appropriate one for the settlement। अब उस साइकिल को पिक्चर में रखिएगा जो कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी। उसमें क्या बोला था कि एडवाइसिंग बैंक क्या करता है, फॉरवर्ड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट किसे, एक्सपोर्टर को। ठीक है, और एक्सपोर्टर शिपमेंट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। अब जिन भी गुड्स को शिप किया जा रहा है उससे जो रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट्स है वो किसे वापस भेजे जाते हैं, एडवाइसिंग बैंक या फिर कंफर्मिंग बैंक को वापस भेजे जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर वही लाइन कह रहा है कि जो भी बैंक सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, अब चाहे वो आपको इशूइंग बैंक हो, पेइंग बैंक हो, एक्सेप्टिंग या नेगोशिएटिंग बैंक हो, ठीक है, जैसी भी उस समय कंडीशन हो, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द बैंक चेक्स द डॉक्यूमेंट इफ दे आर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इशूइंग बैंक और द एप्लीकेंट, इफ द इशूइंग बैंक इज द पेइंग बैंक, इफेक्ट्स पेमेंट एज एप्रोप्रिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा बेनिफिशियरी है वो किसको डॉक्यूमेंट्स भेज देता है, सबसे पहले तो एडवाइसिंग या कंफर्मिंग बैंक को। अब जो हमारा एडवाइसिंग या फिर कंफर्मिंग बैंक है वो क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर देगा किसे, इशूइंग बैंक को। इशूइंग बैंक कौन सा था, जो हमारा इंपोर्टर का बैंक था जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करा था, उसको ये डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, ठीक। अब इशूइंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, वेरीफाई करता है, उसे चेक करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, इफ द पेइंग बैंक इज नॉट द इशूइंग बैंक, इट सेंड्स द डॉक्यूमेंट टू द issuing bank. The issuing bank checks them and if they are correct, release them to the buyer upon the payment of the amount of credit. तो ये मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारा issuing बैंक है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर ने भेजे हैं उन्हें वेरीफाई करेगा, उन्हें दोबारा चेक करेगा और अगर सब चीज़ों से वो सेटिस्फाइड होता है तो वो क्या करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को आगे इंपोर्टर को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है, द बायर यूजेस द डॉक्यूमेंट्स टू गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स। और जो ये डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे एक्सपोर्टर द्वारा वो कौन से थे, जिन भी गुड्स को हमें शिप करना उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स हमारे बायर के पास आ जाएंगे या फिर हमारे इंपोर्टर के पास आ जाएंगे तो वो इजिली उन गुड्स का पोजेशन ले सकता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा और अगर जिन्होंने पिछली वीडियो को देख लिया था तो उनके लिए एक रिकैप भी हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में स्पेसिफिकली भी क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही यहाँ पर डिफरेंस भी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो रिवोकेबल वर्सेस इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रिवोकेबल एंड इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसमें क्या बताया है, अंडर द रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट द इशूइंग बैंक retains the right to cancel or modify the credit, whereas in an irrevocable letter of credit the issuing bank gives a binding undertaking to the beneficiary। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको एकदम सिंपल से समझा देती हूँ, ठीक। देखिए अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा इशूइंग बैंक होता है वही लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है, राइट, वही बनाता है ना। और इसे कौन कंफर्म करता है, एडवाइसिंग बैंक या फिर कंफर्मिंग बैंक, ठीक। तो जो हमारा रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है इसमें क्या होता है कि जो इशूइंग बैंक है उसके पास ये पावर्स रहती हैं, ये उसके पास राइट रहती है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता है और कभी टाइम आने पर हमारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसे कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है। अब इस टाइप का जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज नहीं किया जाता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ पर इशूइंग बैंक के पास पूरी राइट या पावर रहती है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकती है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसकी राइट यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है, राइट, क्योंकि हमने जो लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाया, जिस तरह से उसको इशू करवाया वो अलग था। अब पता चला इशूइंग बैंक ने उसमें अपने हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, कुछ चेंजेस कर दिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो हमारा बेनिफिशियरी है, उसकी राइट्स यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं हो पाई, ठीक है। तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है और ना ही यूसीपी इसको एंडोर्स करता है, ठीक। और वहीं अगर मैं इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करूं तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है आपका रिवोकेबल से, क्योंकि इसमें जो इशूइंग बैंक है ये क्या करता है, एक अंडरटेकिंग प्रोवाइड करता है। कोई भी अगर चेंजेस करने हैं या मॉडिफिकेशन करने हैं या फिर अगर लेटर ऑफ क्रेडिट को कैंसिल करने की जरूरत है तो उस टाइम पर क्या करता है, एक अंडरटेकिंग प्रोवाइड करता है, पहले से इन्फॉर्म करता है, उसके बाद ही उसमें कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशंस या फिर जरूरत पड़ने पर उसे तब कैंसिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो बेनिफिशियरी है उसको सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाले लेटर ऑफ क्रेडिट में जो हमारा बेनिफिशियरी उसकी राइट्स यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है।
और इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया ही कि पेपर में यहाँ से डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। सो दिस इंप्लाइज दैट अ बैंकर अदर देन द इशूइंग बैंकर बाय एडिंग इट्स कंफर्मेशन assumes the responsibility of payment in case of the issuing banker's inability or refusal to pay। अब देखिए, अभी मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा एडवाइसिंग बैंक होता है उसी को हम कंफर्मिंग बैंक भी कहते हैं, और उसे कंफर्मिंग बैंक कब कहा जाता है, जब हमारा इशूइंग बैंक या तो जो हमारा बेनिफिशियरी है उसको पे करने से मना कर दे, या फिर इशूइंग बैंक की ऐसी कंडीशन ही ना हो कि वो इजीली उसे पे कर पाए। तो उस टाइम पर जो कंफर्मिंग बैंक होता है वो क्या करता है, गारंटी लेता है कि वो बेनिफिशियरी को पे करेगा। तो उस टाइम पर जो लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब कि जब हमारा इशूइंग बैंक इनेबल है या फिर रिफ्यूज कर देता है पे करने पे, और उस टाइम पे जब कंफर्मिंग बैंक इस चीज की गारंटी लेता है या एश्योरेंस लेता है कि वो बेनिफिशियरी को पे कर देगा, तो उस टाइम जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारा रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट्स, या फिर जिसे हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सो दिस रिफर्स दैट नेगोशिएशंस अंडर अ क्रेडिट मे बी रेस्ट्रिक्टेड बाय इशूइंग बैंक टू अ नेम्ड बैंक। अब इस लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या बोल रहा है कि जो हमारा इशूइंग बैंक है वो अगर स्पेसिफिकली कोई एक बैंक का नाम ले लेता है तो वो ही पर्टिकुलर बैंक क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेगा। तो यहाँ पर जो इशूइंग बैंक है उसने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसीलिए क्या बोला जाता है इसे, रेस्ट्रिक्टेड लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सो द ऑथराइजेशन from the issuing bank to pay the beneficiary is restricted to a specific nominated बैंक। तो जो भी हमारा इशूइंग बैंक है उसने जिस भी बैंक को नॉमिनेट कर रखा है, ऑथराइजेशन दिया है, वो ही बैंक क्या करेगा, इशू करेगा लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट्स बोला गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा रिवॉल्विंग क्रेडिट। So this process is arranged where regular continuing shipment are made by the seller. It may be available even after the credit has been utilized once. अब इस पर्टिकुलर टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस है इसमें वो रेगुलर और कंटिन्यूड बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करते रहेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज किया जाता है। अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दो पार्टीज हैं हमारी, एक हो गया हमारा इंपोर्टर और दूसरा हो गया हमारा एक्सपोर्टर, ठीक है। अब जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो किसकी तरफ से हो रहे हैं, सबसे ज्यादा सेलर की तरफ से हो रहे हैं, तो हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक। तो लेट्स से कि जो शिपमेंट हो रहा है वो हो रहा है $20,000 का, ठीक है, और ये 12 मंथ्स तक होना है। अब अगर 12 महीने तक ऐसे ट्रांजैक्शंस होने, तो ऐसा तो है नहीं कि हम 12 लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस कैसे होने हैं, रेगुलर बेसिस पे होने हैं, कंटिन्यूड बेसिस पे होने हैं, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर दिया जाता है ताकि ईजिली ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए जा सके। वरना अब आप सोचिए, अगर हमें 12 मंथ तक ट्रांजैक्शन करने हैं तो हमें 12 लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा अपने में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमारे ट्रांजैक्शंस रेगुलर बेसिस पे होते हैं, कंटिन्यूड बेसिस पे होते हैं, तो उस टाइम पर रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। So this process is in the nature of the pre-shipment finance given to the seller by the buyer. This credit thus enables the beneficiary to draw an advance against shipments. The advance liquidated by the amount due on the presentation of the डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, इस पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जो हमारा सेलर है या फिर जो हमारा बेनिफिशियरी है उसके पास इतना ज्यादा फंड नहीं होता है कि वो गुड्स की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कर सके, उन्हें पैक करके इजीली शिप कर सके। तो यहाँ पर सेलर क्या कहता है कि मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग इजीली कर सकूं, उन्हें पैक करके फिर उसे शिप कर सकूं, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि प्री शिपमेंट फाइनेंस दिया जाता है किसे, सेलर को, किसके द्वारा, बायर द्वारा, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर हमारी 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया हमारा इंपोर्टर,
दूसरा हो गया हमारा एक्सपोर्टर, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये है हमारा इशूइंग बैंक, जिसको मैंने शॉर्ट में आईबी लिखा है। और चौथी पार्टी हमारी हो गई नॉमिनेटेड बैंक, जिसको मैंने शॉर्ट में एनबी लिखा है, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटेड बैंक कौन सी होती है। अब यहाँ पे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा इम्पोर्टर है वो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है, कहाँ पर, इशूइंग बैंक में, ठीक। अब जो हमारा इशूइंग बैंक है ये क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट को किसे फॉरवर्ड कर देता है, हमारे नॉमिनेटेड बैंक को। नॉमिनेटेड बैंक कौन सा होगा, जो कि हमारे इशूइंग बैंक ने नॉमिनेट कर रखा, जिसको अथॉरिटी दे रखी होगी, ठीक है। अब ये जो हमारा नॉमिनेटेड बैंक है ये क्या करेगा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट किसको फॉरवर्ड करेगा, हमारे एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर का कहना ये है कि मेरे पास अभी इतना फंड नहीं है कि मैं इजीली गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं, उसे प्रॉपरली पैक करके डिस्पैच करके शिपमेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्टर कहता है कि आप मुझे एडवांस पेमेंट के लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिए, ताकि जो मेरा इनिशियल पेमेंट है वो आ जाए, जिसके थ्रू मैं इजीली गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा नॉमिनेटेड बैंक है वो क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, लेकिन किसकी परमिशन से करता है, हमारे इशूइंग बैंक की परमिशन से करता है। तो इशूइंग बैंक यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, आप एडवांस पेमेंट प्रोवाइड कर दीजिए एक्सपोर्टर को, लेकिन जो रिस्क इन्वॉल्व रहेगा वो किसका रहेगा, मेरा रहेगा, मतलब किसका, इशूइंग बैंक का रहेगा। तो इशूइंग बैंक यहाँ पर परमिशन प्रोवाइड करता है किसे, नॉमिनेटेड बैंक को। नॉमिनेटेड बैंक क्या करता है, एडवांस पेमेंट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क किसका है, हमारे इशूइंग बैंक का यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आती है मेन बात कि इसे रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो क्लॉज मेंशन किया जाता है ये कि जो हमारा इशूइंग बैंक है इसका रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, इस पर्टिकुलर क्लॉज को किस में लिखा जाता है, रेड इंक में लिखा जाता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या कहा जाता है, रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा सेलर है या फिर जो एक्सपोर्टर है उसको एडवांस पेमेंट कैसे मिलता है, उसको एक रिसिप्ट देनी होती है, साथ ही उसको एक अंडरटेकिंग देनी होती है जिसमें लिखा होता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को किसे सबमिट करेगा, हमारे नॉमिनेटेड बैंक को सबमिट करेगा, जब भी वो उन गुड्स को क्या कर देगा, शिप कर देगा। मतलब कि जिन भी गुड्स को शिप किया जा रहा है उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो किसके पास सबमिट करे जाते हैं, हमारे नॉमिनेटेड बैंक के पास सबमिट करे जाते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टाइप का अगर हम बात करें आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिट माना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये अनसिक्योर्ड क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारा जो इशूइंग बैंक है इसका यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफरेबल क्रेडिट। दिस enables the beneficiary to make the credit available in whole or in part to one or more third parties, second beneficiaries. This can only be done if the credit clearly states that it is transferable. No other term is acceptable. It is used when the seller is a middleman who transfers part of the credit to the supplier who ships the good. Credit can be transferred once only. अब हो सकता है आप इसकी वर्डिंग से थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे और आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है ना। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे अभी हमने पीछे समझा था, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है या फिर जो हमारा बेनिफिशियरी है वो यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को अपना लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता है। अब हो सकता है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट को पार्ट में ट्रांसफर किया जाए या फिर पूरा ही लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफर कर दिया जाए, और इसको तभी ट्रांसफर किया जाएगा जब स्पेसिफिकली स्टेटेड होगा, मेंशन होगा कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफरेबल है, ठीक है। कोई और टर्मिनोलॉजी या फिर इसका सिनोनिम वहां पर काम नहीं करेगा। ट्रांसफरेबल वर्ड अगर लिखा है तभी क्या किया जाएगा, इस पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये क्यों किया जाता है या किस तरीके से करते हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये हमारा एक्सपोर्टर है या फिर हमारा बेनिफिशियरी है, ठीक। अब इसके पास है ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये क्या करेगा, अपनी जो राइट है हो सकता है इसको वो पार्ट में या फिर पूरी राइट्स को, अपनी जो आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट की जो राइट है
वो क्या करेगा, किसी कंपनी को ट्रांसफर कर देगा। अब देखिए ऐसा होता है कुछ केसेस में कि जैसे हमारा जो एक्सपोर्टर है ये हो सकता है कि ये एक सब्सिडरी कंपनी हो, ठीक है। अब जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसी का पार्ट होती है क्या, हमारी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो ये इजिली यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि भैया ये तो क्या हो गई, इसकी होल्डिंग कंपनी हो गई। तो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट को या तो पार्ट में या फिर पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो सोल मैन्युफैक्चरर नहीं है, मतलब कि जिन भी गुड्स को वो मैन्युफैक्चर करता है उसके लिए जो उसको प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल जरूरत होती है, ये जरूरी नहीं है कि सारे रॉ मटेरियल उसके पास अवेलेबल हो सकता है वो किसी एक अलग पार्टी से उसको खरीदता हो, ठीक है। लेट्स से कि वो किसी एक पार्टी जैसे किसी एक कंपनी ए से खरीदता है, तो वो क्या करेगा उस टाइम पर ये लेटर ऑफ क्रेडिट की जो इसके पास अथॉरिटी है, जो राइट है, उसको या तो होल में या फिर पार्ट्स में क्या कर देगा, उसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। देखिए अब इस लाइन को अच्छे से दोबारा समझिए। इट इज यूज्ड व्हेन द सेलर इज अ मिडलमैन हु ट्रांसफर्स पार्ट ऑफ द क्रेडिट टू द सप्लायर हु शिप्स द गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप अब ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड वंस ओनली, और ये सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बार बार ट्रांसफर किया जाए, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। So the beneficiary of an irrecoverable letter of credit may not be the actual supplier of the good. He would be a middleman as in the case of the transferable credit. He will request his banker to open a further letter of credit, the back-to-back credit, favoring the supplier based on the original credit. अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो वर्डिंग्स लिखी हैं उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो, लेकिन जब आप इसकी साइकिल को समझेंगे ना कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म, किस तरह से इसका प्रोसेस काम करता है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा और आपको ये सब चीज़ें याद करने की आई होप अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से सुन लिया है, समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के टाइप्स को मगअप करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये बोलूँगी कि कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं उसको एक बार देख के छोड़ मत दिया करिए, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा सा याद रहेंगी, आपके दिमाग में सेटल हो जाएंगी। और जो भी यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कोट करती हूँ ना, आप उसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लिया करिए ताकि पेपर के समय आप उन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमें अपने आंसर को दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। फिर वापस हम स्लाइड पे आते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ट्रेड की बात करें तो 4 पार्टीज यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम भूल जाते हैं, ठीक। अभी इस पे ध्यान देते हैं। तो ये साइकिल अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसमें क्या बोल रहा है सिंपली कि ये हमारा इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर ने अप्लाई किया हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, कहाँ पर, अपने बैंक में। ये किसका बैंक है, इम्पोर्टर का बैंक, जिसे हम इशूइंग बैंक भी कहते हैं, राइट। फिर ये लेटर ऑफ क्रेडिट को फॉरवर्ड करा जाता है किसे, एक्सपोर्टर के बैंक को, जिसे हम एडवाइसिंग बैंक भी कहते हैं। और जब एडवाइसिंग बैंक इसको चेक कर लेता है, इसे वेरीफाई कर लेता है, तो इसे किसे फॉरवर्ड कर देता है, हमारे एक्सपोर्टर को कर देता है ना। इतनी पिक्चर तो आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब देखिए इसमें जो हमारा एक्सपोर्टर होता है ये जरूरी नहीं है कि ये मैन्युफैक्चरर भी हो, ठीक है। हो सकता है ये कोई हमारा एक्सपोर्ट हाउस हो या फिर हमारा कोई ये एक्सपोर्टर ट्रेडर ही हो जो कि सिर्फ ट्रेड कर रहा है किसके साथ, इम्पोर्टर के साथ, ठीक है। अब इसको पेमेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक, और इसके पास ऑलरेडी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं है, तो ये क्या करता है, किसके पास जाता है, सप्लायर के पास जाता है, ठीक है। एस यहाँ पर किसका मतलब है, इसका सप्लायर या फिर जो मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, उसके पास जाता है, ठीक है। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पार्टीज ट्रेड कर रही हैं वो कितनी हो गई, 3 पार्टीज हो गई। एक हमारा हो गया इम्पोर्टर, दूसरा हमारा एक्सपोर्टर और तीसरा हमारा सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा जो कि आपका एडवाइसिंग बैंक होता है। तो एक्सपोर्टर जाके एडवाइसिंग बैंक से क्या कहेगा कि मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट एक इशू कर दीजिए
कि मुझे गुड्स किससे लेने हैं, सप्लायर से परचेज करने, क्योंकि यहाँ पर तो मैं सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूँ, मैं गुड्स किसी और से लेता हूँ। तो एक्सपोर्टिंग बैंक क्या करेगा, ये जो आपका ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट है ना, ये हमें किससे मिला था, हमें इससे मिला था, इंपोर्टर से मिला था, राइट। तो ये जो हमारा ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट है, इसको एक्सपोर्टिंग बैंक या फिर एडवाइजिंग बैंक क्या करेगा, एज अ कोलैटरल रख लेगा। ठीक है, आई होप कोलैटरल का मतलब पता होगा। ये कोलैटरल की तरह रख लेगा और फिर क्या करेगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, किसे, सप्लायर के बैंक को। ठीक है, और जब सप्लायर का बैंक इस लेटर ऑफ क्रेडिट को वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद ये किसे ट्रांसफर किया जाएगा, सप्लायर को किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स से कि जो ये लेटर ऑफ क्रेडिट है इसकी वैल्यू है हमारा $200। ठीक है, और जो हमारा एक्सपोर्टर है वो $60,000 के गुड्स ले रहा है, किससे, सप्लायर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक्सपोर्टिंग बैंक है उससे क्या कहेगा हमारा एक्सपोर्टर कि आप मुझे बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए, कितने का, $60,000 अमाउंट का, और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा हमारा, $40,000 का, ये क्या हो जाएगा, हमारे एक्सपोर्टर का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा ओरिजिनल या फिर करंट लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसकी वैल्यू हमारे बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट से ज्यादा होती है। इसको इस तरीके से समझिए कि आप बैंक में कभी भी कोई लोन लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको कोलैटरल देना पड़ता है, और जो आप कोलैटरल देते हैं वो आपकी वैल्यू से ज्यादा का ही देते हैं ना, बैंक उसकी वैल्यू से ज्यादा का ही रख पाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में उसको रीपे नहीं कर पाते हैं तो बैंक का लॉस नहीं होना चाहिए। बैंक कहाँ से वसूल कर लेगा, जो आपने कोलैटरल रखवाया है उससे ही वसूल कर लेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट की वैल्यू कितनी है, $200,000, और जो हमारा बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जा रहा है उसका अमाउंट क्या है, $60,000। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है हमारे बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट से। ठीक है, और इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट किसका हो जाएगा, एक्सपोर्टर का हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सीधा से ये है कि जो इंपोर्टर है उसको गुड्स कितने बेचे जा रहे हैं, इतने में, और जो सप्लायर है उससे गुड्स कितने में लिए जा रहे हैं, इतने में। ठीक, और इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट किसका हो जाना है, एक्सपोर्टर का हो जाना है। ठीक, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा, और अब आप जब उसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा स्टैंड बाय क्रेडिट। सो दिस इज सिमिलर टू अ परफॉर्मेंस बॉन्ड ऑन गारंटी बट इन द फॉर्म ऑफ एन एलसी. It thus assures the beneficiary that in the event of non-performance or non-payment of an obligation, the beneficiary may request payment from the issuing banker. The claim would be a draft accompanied by the requested documentary evidence of non-performance as stipulated in the credit. अब देखिए, जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ये एक तरीके से बैंक गारंटी की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किया जाता है, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, नॉन पेमेंट हो गया, या जो हमारा प्रोसेस था उसे कंडक्ट नहीं किया गया उस तरीके से, इन ऑल कहने का मतलब है कि अगर जिस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसके जो ऑब्लिगेशन थे अगर उसे पूरी तरीके से टाइम पे कंप्लीट नहीं किया जाता है तो उस टाइम पर स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एकदम साफ साफ बोल रहा है, It thus assures the beneficiary that in the event of non-performance or non-payment of an obligation, the beneficiary may request payment from the issuing bank. तो यहाँ पर जो पेमेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है, इशूइंग बैंक प्रोवाइड करता है। अगर हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस उसकी अगर हम बात करें तो उसमें पेमेंट कौन प्रोवाइड करता है, जो हमारा इंपोर्टर होता है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट जब खोला जाता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है और उस टाइम पे जो बैंक है वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, किसे, बेनिफिशियरी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफर्ड पेमेंट क्रेडिट. These credits are used where suppliers wishes to allow the buyer time to pay for the documents.
He provides the beneficiary a specified time for the payment after presentation of the documents which the bank will deliver to the applicant or the buyer in the meantime. अब अगर हम यहाँ पर डिफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो इसमें जो पेमेंट होती है वो इमीडिएटली आपके वेरिफिकेशन के बाद नहीं होती, मतलब कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है उसके तुरंत बाद यहाँ पर पेमेंट नहीं होती है। एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उसके अंदर ही हमारे बायर या फिर जो इम्पोर्टर है उसको पेमेंट करनी होती है। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पर बोला गया कि जो पेमेंट है वो 40 डेज ऑफ शिपमेंट के बाद प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि जब हमारे शिपमेंट के 40 डेज हो जाएंगे उसके बाद जो इम्पोर्टर है वो पेमेंट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब जब इस टाइप का लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है तो ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी बायर या फिर इम्पोर्टर ने पेमेंट तो नहीं किया है ना, लेकिन उसके पास गुड्स ऑलरेडी आ गए हैं, राइट। सपोज करते हैं कि जो बायर है उसके पास गुड्स 30 डेज के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हमें पेमेंट कब करना है? 40 डेज के बाद पेमेंट करना है। ठीक, अब जब 30 डेज के अंदर हमारे पास गुड्स रिसीव हो जाते हैं तो हम गुड्स को अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्टर है उसने किस टाइप के गुड्स भेजे हैं, जिस तरीके से हमने चाहा था उस तरीके के हैं कि नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कोई डिफेक्टिव गुड्स भेज दिए हैं, है ना। तो उसके लिए फिर क्या कर सकता है, इम्पोर्टर फर्दर क्लेम भी कर सकता है। तो अगर हम इन ऑल बात करें तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट आपका काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे लेटर ऑफ क्रेडिट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हर एक को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश करी है। तो अगर ये एफर्ट 1% भी अच्छा लगा, चलिए 1% भी नहीं, 0.0001% भी अच्छा लगा है ना, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेजॉरिटी को ये नहीं समझ में आता और ना ही क्लियर हो पाता। और अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो जब मैं खुद भी पढ़ रही थी ना तो भी शायद मुझे भी इतने ढंग से ये नहीं आता था जितने कायदे से आज मुझे ये आता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक, और यहाँ पर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक चार्ट प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पर सारे लेटर ऑफ क्रेडिट हैं, ठीक है, एक तरफ, और एक तरफ उनका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ये सारे लगभग हमने सब डिस्कस कर ही लिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट सेशन में ये आपकी यूनिट वाइंड अप हो जाए ताकि हम दिसंबर से IBO 6 स्टार्ट कर सके, जो कि काफी ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।